हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। यूपी होमगार्ड भर्ती आज मैं इसकी जानकारी देने आया हूं। 45,000 पर आ गया शासनादेश, बच्चों में खुशी की लहर। एग्जाम, फिजिकल, सब चीज़ों को समझेंगे। और जो एग्जाम है इस बार सुनने में आ रहा है कि जीएस के केवल 100 क्वेश्चंस हैं। क्या ये सुनने में आ रहा है? सबसे अच्छी बात अगर इस पूरे नोटिफिकेशन में हुई है तो वो एक बात हुई है कि यहाँ पर पुलिस भर्ती बोर्ड इसको कंप्लीट करेगा, जिसके जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि शायद जो पहले ये भर्ती होती थी जिसका किसी को कुछ नहीं पता चलता था, पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ये साफ सुथरी होने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि वो 50 लाख बच्चों की एक साफ सुथरी भर्ती करवा चुका है। इस वजह से हम इसको बिल्कुल एश्योर्ड मान सकते हैं कि भर्ती बहुत साफ सुथरी होने जा रही है। वरना चूंकि जब जिला स्तर पर होती थी तो बहुत दिक्कतें होती थी। अब यूपी में अगर होमगार्ड भी बनेगा तो भाई वो एकदम साफ सुथरी प्रक्रिया से बनेगा। अब वो योग्य होमगार्ड होगा। और क्या अपने ही जिले में, हाँ, होमगार्ड को अपना ही डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है नौकरी करने के लिए, और 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। और अगर ये 8 पे कमीशन आया तो हो सकता है एक होमगार्ड भी 40-45,000 कमा रहा हो, उसका भी मानदेय बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि ये दैनिक भत्ता तय होता है, पर चूंकि जब पे कमीशन के रूल ही बदल जाएंगे तो दैनिक भत्ता भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप अपने जिले में आज यूपी के अंदर 30,000 भी कमा पा रहे हैं और अपने घर से रोज अप डाउन, रोज ड्यूटी कर पा रहे हो, शाम को अपने घर जा पा रहे हो, तो भाई 30,000 भी फिर कम नहीं है। कम कब लगते हैं 30,000? जब आप दूसरे स्टेट में नौकरी करने जाते हैं, तब 30,000 बहुत कम है, तब कुछ है ही नहीं। क्योंकि आपको रहना खाना यही आपका 10-15,000 रुपये खर्च करवा देगा, जो यहाँ पूरी तरह से सेफ हो जाता है। और गाँवों में जब कोई गाँवों से, अपने गाँव से करेगा, आप अपने जिले में कर रहा है तो अपने गाँवों में आधे खर्चे वैसे ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो भाई यूपी होमगार्ड की भर्ती उन लोगों के लिए वरदान है जो ये मानते हैं कि सर मैं तो बाकी जगह लग ही नहीं पाऊंगा। तो भाई क्या क्या है फिलहाल मैं बता देता हूँ। 45,000 होमगार्डों की भर्ती आ चुकी है, आ नहीं चुकी है, अभी गाइडलाइन आई है, आएगी कब तक इसके बारे में भी बात करूंगा। 18 से 30 साल उम्र रखी गई है, और जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं उन्हें 18 से 35 साल उम्र है। तो ये तो एक उम्र का एक अच्छा इसमें मतलब दिया गया है। थोड़ा पहले और ज़्यादा होती थी, इस बार ये थोड़ी घटाई गई है। ठीक है, और पहली भर्तियों का तो आपको पता ही नहीं लगता था, पर अब पता लगने जा रहा है। ये भर्ती पूरी तरह से ठीक ठाक होगी, ऐसी आप उम्मीद करिए। अच्छी बात ये होगी कि जो बच्चा होमगार्ड बनेगा उसको पुलिस में भी आयु में छूट मिलती है अच्छी खासी। पुलिस की भर्ती जब वो आएगी ना, कांस्टेबल के लिए अगर आप देखोगे तो जैसे आप कोई बच्चा पुलिस में ओवर एज हो गया तो होमगार्ड में मान लो भर्ती उसने ज्वाइन कर रखा है, तो फिर इसके लिए उसको काफ़ी छूट मिल जाती है एज में। तो एक बहुत बढ़िया तरीका मतलब वैसे भी है। अदर स्टेट वाले कैसे भर पाएंगे उसके बारे में तो भाई मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, जो विस्तृत गाइडलाइन का वेट करना पड़ेगा, है ना। शैक्षिक योग्यता का निर्धारण मैं बता देता हूं कि भाई देखो 10वीं कक्षा पास यहाँ रखा गया है, और 10वीं कक्षा मेरे ख्याल से इस बार पहले भी शायद 10वीं ही होती थी, या 8th भी हो सकता है पहले, अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं है पहले का क्या है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि 10th पास होना अब होमगार्ड के लिए जरूरी होगा। और जब पुलिस की बात करेंगे, कांस्टेबल की, तो वहाँ 12वीं पास होता है। यहाँ हालांकि ये अधिमानी अहर्ता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो, पर अगर ये है तो फिर आपको निर्धारित अंक दिए जाएंगे। 3 अंक आपको सी प्रमाण पत्र के, एनसीसी के, और बी के 2 अंक और ए के 1 अंक। ये वही रूल है, वही तरीका है। क्या ये वही रूल है जो सेंट्रल की भर्तियों में दिया जाता है आर्म फोर्सेज में? जैसे आप एसएसजी वगैरह में नहीं, वहाँ 5% है। अगर वो रूल होता, दिल्ली पुलिस में एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के 5 अंक है, तो वो वाला तो नहीं है, पर ये एक निर्धारित कर दिए गए हैं, इस हिसाब से मिलेगा। और एक यूपी में होता है भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र, अगर ये भी है तो 1 अंक इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके उन अंकों में जोड़ दिए जाएंगे। भाई अधिमानी अर्हता है ये फिलहाल। चलो दूसरा, यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हता है तो उसे सबसे अधिक अंक वाली ही अर्हता दी जाएगी। जैसे मान लो किसी के पास ये भी है और किसी के पास ये भी है, तो 4 अंक नहीं मिलेंगे, फिर ये वाला मिलेगा उसको। समझ में आई बात? ठीक है। दूसरा, 18 वर्ष और 30 वर्ष ये जो आयु सीमा रखी गई है, ये 1 जुलाई के आधार पर ही काउंटिंग होगी, क्योंकि एनरोलमेंट का वर्ष जो होगा, अब आप ये उम्मीद करो कि अगर ये इस साल भर्ती आ गई तो फिर 1 जुलाई को 2025 को एनरोलमेंट मांगा जाएगा। अगर भर्ती 2026 में चली गई तो फिर 1 जुलाई 2026 के हिसाब से एज की कैलकुलेशन की जाएगी। ये इस बात का मतलब है। एनरोलमेंट की पूरी प्रक्रिया, यानी जो फॉर्म वगैरह आएंगे और आपका जो लिस्ट, मेरिट आउट सब कुछ होगा, वो सब किसके द्वारा होगा? ये सब किया जाएगा पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इसमें जो है वो आपको पता ही है उनका होता है, वो भी इसमें भर्ती हो सकते हैं। शायद वो नहीं होंगे, मतलब प्रोविजन उनके लिए रखा गया है कि भाई कोई आर्मी से हवलदार या मान लीजिए वो सूबेदार रिटायर होकर आ रहे हैं, तो क्या वो होमगार्ड की नौकरी करना चाहेंगे? नहीं, वो इसमें मतलब अपनी तौहीन समझते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा भी है, वो बहुत जगह बेचारे इस
इस ऐसे भी मजबूर हैं अपने घरों के हालातों से कि वो गार्ड की नौकरी भी करते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वहाँ गार्ड को भी एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, एक रेपुटेड सैलरी होती है, पर फिर भी अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो ये उन्होंने कंडीशन ये रखी गई है। ये आर्मी मैन के लिए, मतलब एक्स सर्विस मैन के लिए, आर्मी में, एयरफोर्स नेवी सबके लिए है। चलिए, आवेदन शुल्क जो है ये उस टाइम पर निर्धारित किया जाएगा। अभी तो शायद आवेदन शुल्क का कोई भी चीज़ नहीं है, ये नहीं बताया, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो इसका होमगार्ड का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उनके साथ विचार विमर्श करने के पश्चात पुलिस भर्ती बोर्ड तय करेगा कि क्या आवेदन शुल्क रखा जाए। ठीक है, आवेदन अब आप कहोगे कि सर किस डेट से आ रहे हैं, तो वो डेट अभी नहीं बताई गई है, पर वो बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंतजार था वो इसी बात का था कि इसको कराएगा कौन और किस तरह से होगी, क्या मापदंड होने चाहिए, वो सब तय हो चुके हैं अब। और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते रहे हैं अपने भाषणों में कि होमगार्ड की भर्ती जल्द से जल्द हो, जिससे पुलिस को भी बड़ी हेल्प मिल जाती है। होमगार्ड का मेनली काम क्या है? होमगार्ड का मेनली काम है कि भाई यूपी में कोई उस तरह की कोई आपदा आ जाए, मान लो कल कोई बाढ़ आती है, तो बाढ़ में सबसे ज्यादा सक्रिय ये लोग रहेंगे, बाकी पुलिस की हेल्पिंग हैंड्स ये रहते हैं हर जगह, आप ये कह सकते हो। खैर, ये अपने आप को पुलिस से कम नहीं समझते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पर जब भर्ती हो जाओगे तो आपको मेरी बात बुरी लगेगी, अभी तो लगेगी सर हम तो फिर पुलिस ही हैं, तो अच्छी भी लग सकती है। खैर छोड़ो, फिर ये सच्चाई है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलो, बाकी इन्होंने बोल दिया है कोई दिव्यांगजन नहीं इसमें पदों के लिए एनरोलमेंट नहीं कर पाएगा, और मानसिक दोष से कोई युक्त भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, शारीरिक दोष से युक्त व्यक्ति भी नहीं कर पाएगा, यानी छोटा मोटा मेडिकल भी कराया जाएगा। ठीक है, चलो। होमगार्ड के एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई बच्चा ये कहे कि मैं बुलंदशहर का हूं जी, मैं बुलंदशहर का हूं और मैं गाजियाबाद में अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। बुलंदशहर का बच्चा बुलंदशहर में ही अप्लाई करेगा, गाजियाबाद का बच्चा गाजियाबाद में ही अप्लाई करेगा, गौतम बुद्ध नगर का बच्चा गौतम बुद्ध नगर में, बलिया का बलिया में, गोरखपुर का गोरखपुर में, प्रयागराज का प्रयागराज में। ये इस बात का मतलब है, यानी ये मूल निवास जरूरी होगा दिखाना उस जिले का जिस जिले में आप नौकरी कर रहे हो। इसका उद्देश्य यह है, क्योंकि ये जिला स्तर की नौकरी है, तो इसका उद्देश्य यह है कि बच्चा अपने जिले से ही नौकरी करे, तभी इस होमगार्ड के ये जो मानदेय मिलता है इसमें वो सर्वाइव कर पाएगा। वरना फिर क्या है, वो रोज अपने घर भागेगा, फिर कैसे हेल्प ले लेंगे उनके लिए? ठीक है, और इसमें कोई छुट्टियां तो होती नहीं है। इसमें जितने दिन आओगे, जितने दिन ड्यूटी करोगे, वो आपसी सामंजस्य आप ले जाओ और वो आपकी छुट्टी ना लगे, ऐसे हो जाता है, कर लेते होंगे, पर इस तरह मतलब एक दिन की भी छुट्टी है तो एक दिन का कम पैसा आपको मिलेगा। यही तो फर्क है पुलिस की नौकरी में और इसमें। पुलिस में वहां छुट्टी निर्धारित है, यहां पे आप 4 दिन नहीं आए तो 4 दिन का पैसा नहीं मिलेगा। और इसमें तो एक और प्रोविजन दिया गया है कि सरकार जितने दिन चाहे उतने दिन ही आपको काम देगी। मतलब कि अगर हमें आपकी जरूरत 25 दिन है महीने में तो हम 25 दिन ही बुलाएंगे, अगर हमें जरूरत आपकी 30 दिन है तो हम 30 दिन बुलाएंगे। आप आओ ना आओ, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर हमें 10 दिन जरूरत है तो हम 10 ही दिन बुलाएंगे आपको, और फिर 10 दिन का ही पैसा देंगे। पुलिस की नौकरी में ऐसा नहीं है, वहां रोज करनी है ड्यूटी। इसलिए इस होमगार्ड की भर्ती को उस पुलिस की भर्ती से काफी कम मान लिया गया है, क्योंकि ये भत्ता आधारित जॉब है, दैनिक भत्ता आधारित जॉब है। पर जो पिछला रिकॉर्ड अगर मैं बताऊं कि भाई जो होमगार्ड की भर्तियां होती थी, ऐसा नहीं है कि सरकार को किसी दिन उनकी जरूरत ना पड़ती हो। 30 के 30 दिन काम है उनके लिए। अब 45,000 शॉर्टेज है सर, ये पूरी हो जाएगी फिर तो 30 दिन काम नहीं रहेगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं, यूपी के अंदर तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाली टेंशन को अपने दिमाग से निकाल देना। सर मेरे को 30 दिन में से सरकार ने 10 दिन ही काम दिया और मेरे 10,000 रुपए बने, मैं क्या कर लूंगा? तो वो वाली टेंशन आप निकालो दिमाग से। चलो, ऐसा होगा नहीं, पर रूल यही है, रूल तो लिख के चलेंगे ना। वो ड्यूटी भत्ता, ये रहा ड्यूटी भत्ता। होमगार्ड को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वैसे काम जो इनकी उससे हटकर है, वैसे इनके उससे हटके कुछ है नहीं। दूसरे जिलों में सरकार को अगर भेजना पड़ा तो उसके लिए डीएवीए का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो वाली टेंशन नहीं है। बाकी अपने जिले में ही आपको ड्यूटी दी जाएगी, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। हो सकता है आप अपनी चौकी में लगो, हो सकता है अपने पास 2, 4, 10, 5, 20 किलोमीटर अगर अपने घर से रहोगे तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले बच्चे इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि आप यूपी के डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये जिला स्तर वाली जॉब है। जो जिस जिले का बच्चा है उसी जिले में इस नौकरी को पाएगा। क्लियर है? अदर स्टेट नो। ठीक है, ये जिला वाली बात कह करके अदर स्टेट को बंद कर दिया इन्होंने। चलो, और वैसे भी होमगार्ड अपने ही स्टेट का होता है भाई। होम यार, होम गार्ड घर का गार्ड है। दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ दिया जाए, चलो ये तो बहुत पढ़ने वाली बात है नहीं। आवेदन पत्र की प्रकृति, स्वरूप और उसमें निहित शर्तों का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये इस भर्ती को ये बोर्ड कराने जा रहा है, इसलिए साफ सुथरी होगी, वरना जिला स्तर पे दिक्कतें हो जाती थी, भ्रष्टाचार चल जाता था और ये होमगार्ड की भर्ती साफ सुथरी नहीं हो पाती थी। अब ये साफ सुथरी होगी क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड होगी। चलो, परीक्षा, अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे। लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में इन्होंने स्पष्ट किया है कि लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी।
वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की होगी, और लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। एक विषय। अब आप कहो कि सर क्या पूरी जीके ही आएगी? भाई देखो, अगर मैं आपको बोलूं आरओ का एग्जाम उठा लो, पीसीएस का एग्जाम उठा लो, उन सब में जीके ही लिखी जाती है, सामान्य ज्ञान ही लिखा रहता है। लेकिन वहां पर 5-5, 10-10 क्वेश्चन हो सकता है मैथ रीजनिंग के डाल दे, थोड़ा लॉजिकल डाल दे, तो ये हो सकता है 100 में से 10-15 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के मिल जाए, ये बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है, पर मैक्सिमम पोर्शन जीएस का ही होगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान है ये जीएस नहीं है, सामान्य अध्ययन नहीं है। सामान्य ज्ञान मतलब जो आपको डेली चीज का ज्ञान हो, आम ज्ञान हो। सामान्य मतलब आम, जनरल नॉलेज, आपको प्रॉफिट लॉस का, आपको परसेंटेज का, इस आम नॉलेज में आता है, सामान्य ज्ञान में आता है, इसलिए कह रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए उसका सामान्य ज्ञान का क्षेत्र थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो ऐसा ना माने कि केवल और केवल जीके ही, एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं होगा, हो सकता है केवल जीएस ही हो, ये भी संभावना है, और ये भी संभावना है साथ में। मैंने उसका रीजन आपको बता दिया, उन्होंने किस मानसिकता से किया नहीं पता। वैसे 2 घंटे अगर जीके 100 क्वेश्चन के लिए तो वो बहुत ज्यादा है, पर वो पेपर भी होमगार्ड का अगर ऐसे सोचो तो ठीक है। चलो भाई आगे, श्रेष्ठता सूची। एक और बहुत अच्छी बात, देखिए हर पॉइंट में ना जो ये शासनादेश आया है, कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा होता है, पर हम उतने गौर से इसको पढ़ते नहीं। 7 पेज का है ये, अभी विस्तृत नोटिफिकेशन तो लेट आएगा, तो जब वो आएगा तो तब फॉर्म भी, उसमें डेट भी आ जाएगी। तो अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा प्रस्तर 7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर, जो अभी 7वें नंबर पे थी, तो आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के, हाँ, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और जो अहर्ता थी एनसीसी और वो जो स्काउट वाली थी, उनको जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। श्रेष्ठता क्रम में कैसे? जिसके अच्छे अंक, जिसके ज्यादा मार्क्स, जिलावार सूची बनेगी। गौतम बुद्ध नगर के ये स्टूडेंट्स हैं, इनके कितने मार्क्स आए, ये गौतम बुद्ध नगर में देखे जाएंगे। ये गोरखपुर के स्टूडेंट्स हैं तो गोरखपुर में देखे जाएंगे, लखनऊ के स्टूडेंट्स हैं तो लखनऊ जिले में ही देखे जाएंगे। हर जिले की अलग अलग वैकेंसीज होंगी। हो सकता है जैसे गौतम बुद्ध नगर छोटा जिला है तो गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम वैकेंसीज होंगी, हापुड़ बहुत छोटा जिला है तो हापुड़ की वैकेंसीज कम होंगी, प्रयागराज बहुत बड़ा जिला है तो प्रयागराज में वैकेंसीज बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। तो उस तरह से वो बताएंगे, वो भी लिस्ट आएगी भाई किस जिले में कितनी वैकेंसीज हैं, पर जितनी होंगी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ ट्रांसफर लेकर के ज्यादा आ गए होंगे, वहां का वहां ट्रांसफर ले जाएगा इसलिए यहाँ वैकेंसी कम रह जाएंगी, यहाँ ऐसा नहीं है। जो जनसंख्या का रेशो है उस हिसाब से, जहां जितनी जिस जिले में जरूरत है, जितनी एक्टिविटी ज्यादा होती है उस हिसाब से वैकेंसीज बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। क्लियर है? ठीक है। चलिए, वैसे देखिए जैसे गौतम बुद्ध नगर है, मुझे लगता है इसमें बहुत कम वैकेंसी जाएंगे, वैसे जिला छोटा ही है, पर ये चूंकि दिल्ली के बहुत नजदीक है, वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हो सकता है होमगार्ड्स की जरूरत ज्यादा हो। कमिश्नरेट है तो होमगार्ड की जरूरत वहां ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो पता लगेगा अभी जब वो लिस्ट आ जाएगी जिला वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई कहाँ कितनी वैकेंसीज आएंगी। चलो आगे बच्चों, ये सब शारीरिक मानक परीक्षण का दिया हुआ है, तो शारीरिक मानक परीक्षण को भी मैं समझा देता हूं आपको कि 168 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति यानी एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबको 168 ही चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा एसटी का है तो उसको हाइट में छूट होती है, एसटी वाले बच्चों को तो 160 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। ये सीना बिना फुलाए, ये फुलाकर, ये तो बिल्कुल यूपी पुलिस वाला है ना, 77 और ये 82 सेम ही है, ये एसटी के लिए हो गया। महिलाओं के लिए ऊंचाई जो दी है बिल्कुल यूपी कांस्टेबल में जो हाइट है, यूपीएसआई में जो हाइट है वही है, और एसटी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। साथ में वजन की कंडीशन भी है, क्योंकि इनकी चेस्ट नहीं नापी जाती महिलाओं की, तो वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में और क्या क्या लिया जाएगा, तो देखिए अगर पुरुष हैं तो जो यूपीएसआई का है ना, सेम होमगार्ड का है, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, सेम यूपीएसआई में यही रनिंग होती है, सिर्फ रनिंग है और कुछ नहीं है फिजिकल में। महिलाओं में 2.4 किलोमीटर दौड़ है और 16 मिनट में वो करनी पड़ेगी, सेम यूपीएसआई में है महिलाओं के लिए। अब आप कहो सर महिलाएं भी होती हैं, अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें करीब जितने भी अब तक होमगार्ड्स हैं उनमें 2800 महिलाएं ऑलरेडी हैं, तो रेशो एक रहेगा महिलाओं का, वो कितना रहेगा वो नहीं पता, तो महिलाओं की वैकेंसीज अलग से रहेंगी, ठीक है। होमगार्ड की भी क्या ड्रेस होती है, वर्दी होती है? जी हाँ होती है, आपने देखी होगी, बस पहचान क्या होगी, पुलिस जैसी ही वर्दी होती है। होमगार्ड के पे यहाँ HG लिखा होता है, होमगार्ड HG, और यूपी पुलिस वाले पे आपको पता ही उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है, तो आराम से पहचाना जा सकता है, पर पुलिस वर्दी तो पुलिस जैसी ही होगी भाई, ठीक है, देखने में तो वैसा ही लगता है। स्वास्थ्य परीक्षण अंतिम रूप से जो एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त तो पाए गए अभ्यर्थियों का जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला स्तर पे जो कमांडेंट होते हैं होमगार्ड के, उनके द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उनका कराया जाएगा, ठीक है। ये जिला अस्पताल में ही होता है, और जिला अस्पताल में आपको देख लिया जाएगा भाई आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो आपको जो है अगर अभ्यर्थी जो है उस मतलब नहीं है, कोई दिक्कत है उसको, मानसिक या शारीरिक दृष्टि से कोई दिक्कत है, तो वो एनरोलमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है।
चलो चरित्र सत्यापन ये भी देखा जाएगा, कोई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है। चिकित्सा परीक्षण में जब उपयुक्त पाया जाएगा तो अभ्यर्थी का जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा कि भाई इसके ऊपर कोई किस तरह का कोई केस वेस तो नहीं है। ठीक है, चलो तो ये कुल मिलाकर के पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, इतना ही अभी आया है। इससे ज्यादा जो भी कुछ बताऊंगा वो सिर्फ एक आइडिया होगा, और आइडिया ये है कि भर्ती कब तक, ये आप सब लोगों के पूछने में मन में होगा। तो भाई भर्ती की बात बहुत पहले से चल रही है, मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत सीरियस हैं, तो हो सकता है बहुत जल्द आपको इसके पद देखने को मिले, और आपको बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि सब चीजें मैं बता चुका हूं, और क्लियरली हर एक चीज जो डिटेल में आएगी वो फुल नोटिफिकेशन पे ही आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।